नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जनरल साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड सचिवालय हो, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या झारखंड दरोगा या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, जहाँ पर जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें वैसे ही क्वेश्चंस को डाला गया है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो वही सब क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस सीरीज़ में। ये हम लोग का साइंस का जो सीरीज़ है जनरल साइंस का, ये हम लोग का सेट नंबर 25 हो रहा है। इसके पहले 24 सेट्स जो है वो कंप्लीट करा दिया हूँ और ये सभी जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो आप उन 24 सेट्स को अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके और उस सभी क्वेश्चंस को आप देखिए, उसका आंसर देखिए, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। ये एक स्टेटमेंट है, तो ये बताना है कि सही है या गलत है। ठीक है, शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सही, मतलब ये बात सही बोल रहा है। ठीक है, शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, अगर अमोनिया के बारे में पूछा जाए तो अमोनिया का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? NH3। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा और खमीर खाली स्थान है द्वारा प्रजनन में सक्षम है, यानी हाइड्रा और खमीर जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मुकुलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है दोस्तों कि जो हाइड्रा होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, तो इसके शरीर में एक बड निकल जाता है। इसके शरीर में क्या होता है? एक बड निकल जाएगा, है ना। और ये बड जो होता है वो धीरे धीरे यहाँ से इसके शरीर से टूट करके अलग हो जाता है। ये शरीर से टूट करके अलग हो जाएगा। तो जब किसी भी यानी कि हाइड्रा और खमीर के शरीर में ही एक बड, यानी कि समझिए कि वहाँ से कुछ शाखाएँ जैसा निकल जाएंगे और फिर वो समय के साथ उस शरीर से टूट करके अलग हो जाता है और एक नए जीव के रूप में उसका विकास होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाइड्रा और खमीर किस प्रक्रिया के द्वारा जनन करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं, तो ये प्रोसेस का नाम है मुकुलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष इसमें होता क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष में होता है कि यदि कोई व्यक्ति को नज़दीक का चीज़ काफ़ी क्लियर है, यानी कि अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर का चीज़ अगर उसे अच्छे ढंग से नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो इस दोष को, यानी आँख में आया हुआ इस समस्या को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया निकट दृष्टि दोष होता क्या है। अब कहता है कि इसके निवारण में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों, आपको एकदम 100% याद रखना है इसको, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा देना चाहिए। अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा दीजिए निकट दृष्टि दोष वालों को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है कि जिनको दूर दृष्टि दोष हो जाता है उनको किस लेंस का बना हुआ चश्मा दिया जाता है। चलिए, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो दोस्तों, आपसे मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैं लगभग हर वीडियोज में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, ताकि आप भी जा करके उस सभी क्वेश्चंस को देखें और उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, या मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? संवाहक का प्रतिरोध, यहाँ पर संवाहक का प्रतिरोध संवाहक होना चाहिए। ठीक है, संवाहक का प्रतिरोध निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। कोई भी संवाहक जो होता है, यानी जो कंडक्टर होता है, उसका प्रतिरोध। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है, यानी हीट कंडक्टर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, यानी कि जिसमें हम लोग करंट पास कर सकते हैं, उसका बात बोल रहा है। तो संवाहक का प्रतिरोध निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। कोई भी संवाहक जो होता है, यानी जो कंडक्टर होता है, उसमें प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ बोलता है संवाहक की
संवाहक ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये जो है ये संवाहक ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, संवाहक की लंबाई यानी जो कंडक्टर है उसकी लंबाई, एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहा है दोस्तों। संवाहक का जितना लंबाई होगा प्रतिरोध उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। कोई बड़ा तार ले लेंगे और कोई छोटा तार ले लेंगे तो बड़े तार में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, छोटे तार में प्रतिरोध कम होगा। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, संवाहक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। संवाहक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि कोई तार है, मान लीजिए दोस्तों कोई कंडक्टर है, उसको अगर हम लोग काट देते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, जैसे अनुप्रस्थ करने का मतलब है कि मान लीजिए तार है, ठीक है। तो तार है तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है अनुप्रस्थ काट, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये हो गया अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट से ही पता चलेगा कि तार का मोटाई कितना है। तो कहता है संवाहक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है इसका मतलब तार ज़्यादा मोटा होगा, और ज़्यादा मोटा तार में प्रतिरोध कम होता है। कम मोटा तार में यानी कि अगर मोटाई कम है तार का तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो यानी इस पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। तीसरा चीज़ है संवाहक का तापमान। दोस्तों अगर हम लोग कोई भी कंडक्टर में करंट पास कराते हैं तो वो जितना ज़्यादा गर्म हो रहा है, तार देखते हैं कि गर्म हो जाता है करंट पास करने पर, तो अगर वो ज़्यादा गर्म हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया, यहाँ पर ये समझ में आया कि संवाहक का प्रतिरोध जो है वो ये सब तीनों पर निर्भर करता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक सामान्य आँख 25 सेंटीमीटर से अधिक निकटतम की वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से अधिक निकटतम की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग अपने आँख के सामने अगर कोई वस्तु रखें और वो हम लोग आँख के इतना पास रख लें कि उस वस्तु की दूरी हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो हमें वो वस्तु क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो होता है वो सबसे निकटतम दूरी होता है हमारे आँख से नॉर्मल विजन के लिए, एकदम क्लियर दिखने के लिए, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो गया दूरी तो वो हम लोग को स्पष्ट नहीं दिख पाएगा। तो ये इसमें बोल रहा है कि क्योंकि ऐसा क्यों होता है, असमर्थ क्यों होते हैं, क्योंकि आँख की यहाँ पर खाली स्थान है, इसको आप भरिए ऑप्शन के अनुसार से, ठीक है। आँखों की क्या निश्चित सीमा के बाहर सिकुड़ने में असक्षम हो जाता है, यानी कि आँखों का कौन सा पार्ट जो है वो सिकुड़ने में असक्षम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर होगा पश्चमाभिकी पेशी। पश्चमाभिकी पेशी जो है वो सिकुड़ने में असक्षम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अपने आँख से अगर कोई वस्तु रखते हैं तो हम लोग को देखने में परेशानी होता है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल को शीतलन, हाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जल को शीतलक लिखा हुआ है, शीतलक, ठीक है, शीतलक, शीतलक, ठीक है। जल को शीतलक, आप इसे सुधार लेंगे, जल को शीतलक के रूप में इसकी वजह से प्रयोग किया जाता है। जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसकी वजह से, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जल का उष्मा विशिष्ट गर्मी, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं विशिष्ट उष्माधारिता, जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, तो जल का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी। कहता है कि जल को शीतलक के रूप में प्रयोग करने का क्या वजह है, क्या कारण है, तो कहता है उच्च विशिष्ट गर्मी, ठीक है, उच्च विशिष्ट गर्मी, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु की खाली स्थान कक्षा में मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग वगैरह में भाग लेते हैं, या जिसे हम लोग संयोजकता यानी जिससे वैलेंसी वगैरह निकालते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी पता चलता है यानी संयोजकता पता चलता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो दोस्तों ये सबसे बाहरी कक्षा में प्रेजेंट होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, चावल के पानी में क्या होता है। दोस्तों चावल के पानी में क्या होता है, तो दोस्तों चावल के पानी में जो होता है वो स्टार्च होता है, ठीक है। चावल के पानी में क्या होता है, स्टार्च होता है, इसे आप ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। चावल के पानी में क्या होता है, स्टार्च होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप अच्छे ढंग से क्लियर करें। दोस्तों यहाँ पर हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जाइलम पेड़ पौधे में निम्नलिखित में से किसका संवहन करता है। जाइलम जो है
ये एक उत्तक है जो प्लांट में पाया जाता है, यानी पौधे में पाए जाने वाला एक उत्तक है जाइलम, ठीक है। और एक होता है फ्लोएम। तो यहाँ पर सिर्फ जाइलम के बारे में बात किया जा रहा है। तो कहता है कि जाइलम पेड़ पौधे में निम्नलिखित में से किसका संवहन करता है। तो दोस्तों जाइलम पेड़ पौधे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे जल का संवहन करता है, ठीक है, जल और खनिज का। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ जल है तो हम लोग जल को देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडलीय हवा में कार्बन के निशान इस रूप में मौजूद होते हैं, इस रूप में हैं। कहने का मतलब है कि वायुमंडल में, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन है, तो कार्बन किस रूप में मौजूद है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे यानी स्थल मंडल में, यानी कहने का मतलब हमारे धरती पर है ना, मिट्टी में, यानी कि हमारा जो स्थल है, भूमि है, उसमें कार्बन बहुत रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन हवा में कार्बन किस रूप में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बना हुआ है। तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मौजूद है, ठीक है, हमारे पर्यावरण में। चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किए, और ये सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से रिवाइज कीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।